हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 6 का संबंध है 18 के साथ में, उसी प्रकार से 18 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई, ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पर बोलेंगे कि सर इस प्रश्न को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए वो बोलेंगे कि सर 6 से यहाँ पर 18 बन जाएगा। कैसे? यदि हम इस 6 का हम क्या कर दें, 3 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6 तिया के 18। और 18 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। वो क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 18 के अंदर और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे मेरे भाई, इस 18 का क्या कर देंगे, 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन जाएगा 18 तिये 54। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 54 है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 54 नहीं दिया गया है। यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरे लॉजिक के आधार पर इस प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको करना क्या है। जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आप एक लॉजिक से प्रश्न को सोल्व ना कर पाओ तो आपको लगाना है दूसरा लॉजिक है। अब यहां पर देखिए दूसरे लॉजिक के आधार पर इस प्रश्न को सोल्व किया गया है। कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि 6 से यहां पर 18 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहां पर 6 से 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 36 से 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 36 के दोनों अंकों को आपस में किया गया है गुणा। यदि हम 36 के दोनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 6 तिया के 18। ठीक है, और ध्यान से देखिए 18 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 18 के अंदर है और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 18 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 18 का स्क्वायर होता है 324। अब जिस प्रकार से 36 के दोनों अंकों को आपस में गुणा किया था, उसी प्रकार से यहां पर हम क्या करेंगे, 324 के तीनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 3 से 24 के तीनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर बन जाएगा 3 दूना के 6 और 6 चौका 24। यानी कि 324 के तीनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 24। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। अब हमें देखना है कि संख्या 24 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 24 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने।
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में हमें दिया गया है प्रश्न चिन्ह और प्रश्न चिन्ह के बाद में दिया गया है 25। हमें क्या करना है, सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए सीरीज के अंदर हमें संख्या दी गई है छोटी छोटी, यानी कि 5, 9, 13, 17। ठीक है, यदि संख्या आपको छोटे रूप में आगे की ओर बढ़ती हुई दिखे तो उस सीरीज के अंदर आपको लॉजिक लगाना है प्लस वाला, और यदि आपको सीरीज के अंदर संख्या बड़ी बड़ी दिखाई दे उस टाइम आपको लॉजिक लगाना है गुणा वाला। तो यहां पर हमें सीरीज में संख्या छोटी छोटी दी गई है तो हम लॉजिक लगाएंगे प्लस वाला। तो मेरे भाई एक बार यहां से इन सभी को हटा देते हैं, उसके बाद में सीरीज को हम सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले सीरीज में हमें दिया गया है 5, 5 के बाद में दिया गया है 9, 5 से 9 पर चलेंगे तो कैसे होगा। तो मेरे भाई देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें तो 5 और 4 मिलकर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 से चलेंगे 13 के ऊपर है, तो मेरे भाई 9 से 13 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 9 के अंदर भी क्या कर दें, +4 कर दें तो 9 और 4 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है, 17, तो 13 से 17 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 13 के अंदर भी क्या कर दें, +4 कर दें तो 13 और 4 मिलकर बन जाएगा 17। अब इसी प्रकार से 17 के बाद में हमें दिया गया है प्रश्न चिन्ह। तो मेरे भाई 17 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को आपको ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 से 9 बना कैसे, +4 करने से, 9 से 13 बना कैसे, +4 करने से, 13 से 17 बना कैसे, +4 करने से। अब 17 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो मेरे भाई यहां पर भी हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो 17 के अंदर +4 कर देंगे तो यहां पर देखिए 17 और 4 मिलकर बन जाएगा 21, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 21। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आ गई 21, 21 से अगली संख्या देखेंगे तो आगे क्या है, 25 है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 21 के अंदर भी क्या कर दें, +4 कर दें तो 21 और 4 मिलकर बन जाएगा 25, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 21। अब हमें देखना है कि संख्या 21 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 21 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सीरीज को ध्यानपूर्वक देखना है और यह पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है और सीरीज घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 210 है, उसके बाद में 195, 195 के बाद में 175 है, 175 के बाद में 150 है, 150 के बाद में 120 है और 120 के बाद में हम
हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ये सीरीज कंटिन्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सीरीज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट में दिया गया है 210 है, उसके बाद में हमें दिया गया है 195। तो 210 से 195 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 210 में से क्या कर दें, -15 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 195। फिर देखिए 195 के बाद में दिया गया है 175 है, तो 195 से 175 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 195 से क्या कर दें, -20 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 175 है। फिर देखिए 175 से कितना बन रहा है, 150 है। तो 175 से 150 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 175 में से क्या कर दें, -25 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 150 है। फिर देखिए 150 के आगे दिया गया है 120 है, तो 150 से 120 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 150 में से क्या कर दें, -30 कर दें, तो यहां पर बन जाएगा 120। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 120 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहां पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, -15, उसके बाद में क्या हुआ, -20, उसके बाद में क्या हुआ, -25, उसके बाद में क्या हुआ, -30, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है। देखिए -15, -20, -25, -30, यानी कि सभी में क्या है, 5-5 का अंतर है। तो यहां पर देखिए यहां पर है 15 के अंदर +5 कर देंगे हो जाएगा 20 के अंदर +5 कर देंगे हो जाएगा 25 के अंदर +5 कर देंगे हो जाएगा 30। अब 30 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 के अंदर भी +5 कर देंगे, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 हो जाएगा। यानी कि 30 के बाद में यहां पर संख्या माइनस होगी 35। यानी कि यदि हम क्या करें 120 में से -35 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए हम क्या कर देंगे, 120 में से -35 कर देंगे, तो 120 में से -35 कर देंगे तो यहां पर संख्या बचेगी 85। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 85। अब हमें देखना है कि संख्या 85 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 85 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर हमने मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और यदि आप ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जा रहा है। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 85 प्लस क्वेश्चनों का स्कोर आराम से कवर कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए।
देखिए देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 6, 6 के बाद में 12, 12 के बाद में 36 है, 36 के बाद में 144 है, और 144 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज को कैसे सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या दी गई है 6, उसके बाद में 6 से कितना हो रहा है 12। तो मेरे भाई 6 से 12 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 6 का 2 गुना होता है 12। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 12 से कितना बन रहा है 36 है, तो 12 से 36 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 12 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो 12 का 3 गुना होता है 36। इसी प्रकार से देखिए 36 से कितना बन रहा है 144 है, तो 36 से 144 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 36 का क्या कर दें 4 गुना कर दें तो 36 का 4 गुना होता है 144। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 144 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए 6 से 12 बना कैसे, यानी कि 6 का 2 गुना कर दिया तो बन गया 12। 12 से 36 बना कैसे, तो 12 का 3 गुना कर दिया तो कितना बन गया 36 है। फिर देखिए 36 से 144 बनाने के लिए क्या किया गया है, 36 का किया गया है 4 गुना, तो यहाँ पर बन गया 144। यानी कि यहाँ पर संख्या कंटिन्यू चल रही है, यानी कि पहले 2 गुना, उसके बाद में 3 गुना, उसके बाद में 4 गुना। तो मेरे भाई 144 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 4 के बाद में यहाँ पर कर देंगे मेरे भाई क्या 5 गुना। ठीक है, यदि हम 144 का 5 गुना कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे 144 का मेरे भाई क्या कर देंगे 5 गुना कर देंगे, तो 144 का 5 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 144 का 5 गुना होता है 720। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 720। अब हमें देखना है कि संख्या 720 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 720 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि आप एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको रीजनिंग के अंदर फुल में से फुल नंबर दिलाने की गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है रामेश्वरम, और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो 5वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वर्ष 1915 में। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड का,
ऑप्शन सी है बेंजोइक एसिड का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक के अंदर भी आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे को सुभाष चंद्र बोस ने लोकप्रिय बनाया था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और यदि आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह मेरे भाई 9:15 पर बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट होता है। तो जो भी अभ्यर्थी ये फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 2014 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2015 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2013 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2016 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1921 में, ऑप्शन बी वर्ष 1985 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1971 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2008 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चंद्रयान प्रथम वर्ष 2008 में छोड़ा गया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वाष्पन, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है अपघटन और ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो याद रखना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। इसी के साथ में एक प्रश्न यहीं से और बनता है, और यह प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो मेरे भाई याद रखना उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बीसीजी टीका किस रोग से सुरक्षा देता है। ऑप्शन ए पोलियो रोग से, ऑप्शन बी है मलेरिया रोग से, ऑप्शन सी है टीबी रोग से, और ऑप्शन डी है खसरा रोग से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बीसीजी का टीका टीबी रोग में सुरक्षा देता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से नेफ्रॉन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है यकृत से, ऑप्शन बी है किडनी से, ऑप्शन सी है फेफड़ा से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नेफ्रॉन का संबंध है किडनी से। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मोबाइल फोन किस प्रकार की तरंगों पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंगों पर, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगों पर, ऑप्शन सी है विद्युत तरंगों पर, और ऑप्शन डी है सौर तरंगों पर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोबाइल फोन रेडियो तरंगों पर कार्य करता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी। मेरा भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की थी। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए।
और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये 21,000 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फाहियान किस काल में आया था? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी कुषाण काल में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में आया था। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप चैनल से भी पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।